Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। स्टरलाइजेशन जैसे इस शब्द बोल रहा है बेटा, डिसइंफेक्शन मींस डिसइंफेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। स्टरलाइजेशन बेटा, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या फर्क होता है कि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है क्लीन ऑल द ऑर्गेनिज्म, क्लीन ऑल द ऑर्गेनिज्म, वो चाहे ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या पैथोजेंस हो या वेजिटेटिव फॉर्म में हो, वो कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो रोग पैदा करने की क्षमता रखता हो या नहीं रखता हो, वो सबको क्लीन कर देता है। उस मेथड को बोला जाता है स्टरलाइजेशन। और डिसइंफेक्शन मींस इट्स ओनली क्लीनिंग ऑफ द पैथोजेंस। डिसइंफेक्शन से क्या होता है बेटा, ओनली पैथोजेंस क्लीन होते हैं जो डिजीज पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो स्टरलाइजेशन की जब डेफिनेशन की बात आती है, स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द स्पोर्स, इंक्लूडिंग द स्पोर्स, all microorganism killed in the sterilization. Now disinfection, destroying the microorganism by direct exposure of physical and chemical agents. Disinfection क्या होता है बेटा, डायरेक्ट एक्सपोजर, केमिकल से एक्सपोजर कर देना। जैसे बेटा नॉर्मली साइडेक्स सॉल्यूशन आता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका कंटेंट होता है ग्लूटेरियल्डिहाइड, उसके अंदर क्या किया जाता है, हम इंस्ट्रूमेंट को डाल देते हैं। इंस्ट्रूमेंट को डालने से क्या होता है बेटा, जो वो साइडेक्स वो क्या करेगा, पैथोजेंस को मार देगा, जो डिजीज पैदा करने का, जो डिजीज पैदा करने के माइक्रोऑर्गेनिज्म वो उनको मार देगा। लेकिन हमें 100% फ्री फ्रॉम पैथोजेंस होना है, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म होना है, तो आपको स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। हमारे हिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते तो डिसइंफेक्शन के अंदर स्पोर्स किल्ड नहीं होते। डिसइंफेक्टेड एक एजेंट होता है जो कि वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल करता है। मींस वेजिटेटिव फॉर्म मींस जो बैक्टीरिया डिजीज पैदा करने की क्षमता रखता है वो ही मारा जाता है डिसइंफेक्शन के अंदर। तो सबसे बेस्ट यदि आपसे कोई पूछे कि बेस्ट मेथड्स कौन सा, स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन ओनली किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोस आर हैविंग पावर टू प्रोड्यूस द डिजीज पैथोजेंस। जब हम बात करते हैं माइलस्टोन की, तो सन 1818 से 1865 के बीच में क्या हुआ, इसके दौरान सीम लेविस, SEEMLEWIS, सीम लेविस नाम का एक आदमी आया जिसने हैंड वॉशिंग को डेमोस्ट्रेट किया। अब आपसे देखो कितनी बड़ी चीज है कि यदि कोई पूछे हु हैज फाउंडेड द हैंड वॉशिंग, तो आपको पता होना चाहिए सीम लेविस ने 1818 से 1865 के अंदर हैंड वॉशिंग को विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हैंड वॉशिंग किसके साथ, विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इसने क्या किया, फाइंड आउट किया। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन हमारे बैक्टीरिया वायरस जो इनकी ग्रोथ नहीं होने देता उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और 1827 से 1912 के दौरान लिस्टर नाम का एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसने कार्बोलिक एसिड को यूज किया स्टेराइल करने के लिए। कार्बोलिक एसिड मींस लिस्टर ने क्या किया भैया, कार्बोलिक एसिड लो और जो वुंड जो घाव है वहां पर उसको क्लीन कर दो, तो जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होगा। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए 1827 से 1912 के दौरान लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का यूज किया। अब हम आगे 1880 के दौरान 1880 में स्टरलाइजेशन स्टार्ट हो गया। स्टरलाइजेशन किसके थ्रू, विद बॉइलिंग, पानी को गर्म करके स्टरलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1880 के दौरान। 1886 के दौरान जो आया स्टीम स्टरलाइजेशन, 1886 में क्या आ गया बेटा, स्टीम स्टरलाइजेशन। ये बेटा क्या है, बड़े मूवमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आपसे पूछे कोई कि हैंड वॉशिंग विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1818 से 1865 में सीम लेविस ने स्टार्ट किया था। बहुत मोस्टली कई लोगों को इस चीज का पता नहीं है,
तो पता लगाने के लिए आप लोग इसे याद करते रहिए। नेक्स्ट जो आता है बेटा 1929 में एथिलीन ऑक्साइड इंट्रोड्यूस किया था। 1929 में एथिलीन ऑक्साइड, ये एथिलीन ऑक्साइड यूज किसके लिए? डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया गया था। 1929 में स्टरलाइजिंग इंपोर्टेड स्पाइसेस, और ये 1940 में एथिलीन ऑक्साइड हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन के लिए यूज में किया जाने लगा। समझ में आया आपको? अब कोई आपसे पूछे कि एथिलीन ऑक्साइड हॉस्पिटल के लिए कब यूज में किया जाने लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 में एथिलीन ऑक्साइड हॉस्पिटल के अंदर स्टरलाइजेशन के लिए काम में आने लगा। 1963 के अंदर ग्लूटेरेल्डिहाइड, अब मैं ये नीचे ज्यादा हो रहा है, 1963 के अंदर ग्लूटेरेल्डिहाइड, इस RALDEHID ग्लूटेरेल्डिहाइड, जिसको हम साइडेक्स सॉल्यूशन बोलते हैं, ये साइडेक्स सॉल्यूशन यूज में किया जाने लगा। नाउअडेज हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर कंटेनर्स के अंदर साइडेक्स सॉल्यूशन डाल के रखते हैं। जब कोई इंस्ट्रूमेंट हमें दोबारा यूज में करना होता है तो यूज करने के बाद वॉश करके साइडेक्स सॉल्यूशन में डाल देते हैं। नॉर्मली 15 से 20 मिनट तक उसे छोड़ते हैं, उसके बाद उसे निकाल के दोबारा यूज कर लेते हैं, फिर हम उसे वॉश करके दोबारा ग्लूटेरेल्डिहाइड सॉल्यूशन या साइडेक्स सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? ये स्टरलाइजेशन के मूवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्री के अंदर यूज किए जाने लगे, और जो आजकल प्रैक्टिस के अंदर है वो है इररेडिएशन स्टरलाइजेशन, जो रेडिएशन से होता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं इररेडिएशन स्टरलाइजेशन। ये क्या हुआ बेटा? स्टरलाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मान सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस आप कौन कौन से मूवमेंट स्टरलाइजेशन के यूज में किए जाने लगे। पहले स्टरलाइजेशन कैसे करते थे, फिर कैसे करते थे, फिर कैसे करते थे। अब आता है बेटा मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। साइडेक्स जो था उसको स्टरलाइजेशन के लिए ना, हाँ डिसइंफेक्टेंट के लिए। डिसइंफेक्ट स्टरलाइजेशन तो जो होता है बेटा ऑटोक्लेविंग मशीन के थ्रू होता है, बॉयलिंग, या सबसे बड़ा होता है ऑटोक्लेविंग मशीन के थ्रू। बाकी के जो मेथड्स है अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड है जो स्टरलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। इसके लिए सबसे पहले आता है बेटा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा? सबसे पहला आता है ये ड्राई हीट के बाद इसके अंदर क्या आ जाएंगे? ड्राई हीट के अंदर बेटा मैं आपको इलेक्ट्रिक और हॉट एयर ओवन, ये आ गया। दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा बर्निंग और इंसिनरेशन। आपको पता है बेटा पहले के पिक्चरों के अंदर यदि किसी को गोली लग जाती थी तो वो क्या करते थे? चाकू लाते थे, उस चाकू को गर्म करते थे। वो गर्म क्यों करते थे? कि उस चाकू के ऊपर यदि कोई कीटाणु हो तो वो मर जाएं, वो किल हो जाएं। वो भी एक साइंस थी जो उनको पता थी। उस चाकू को लेके वो अंदर से निकाल के वो बाहर निकाल देते थे, तो वो भी तो एक स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर था। बर्निंग और इंसिनरेशन, हम खाना बनाते हैं, खाना क्यों पकाते हैं, क्यों बर्न करते हैं, क्यों जलाते हैं, रोटी को क्यों सेकते हैं? सेकने से क्या होता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके अलावा ड्राई होने के बाद रोटी जो ब्राउन पड़ती है वो प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण आपकी रोटी ब्राउन पड़ती है। उसके अलावा जो कारण क्या है कि जो पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर खाने के अंदर मौजूद हो तो वो बॉइलिंग, सिमरिंग या जो भी मेथड से आप कुकिंग करते हो उससे वो मर जाते हैं और खाना शुद्ध हो जाता है। ये चीज समझ में आई आपको? ड्राई हीट के द्वारा। दूसरा हो गया बेटा सनलाइट, रेडिएशन और ड्राइंग। बी हो गया सनलाइट, सी रेडिएशंस और डी सनलाइट, रेडिएशंस और ड्राइंग। आपको पता है बेटा कि सनलाइट के अंदर कपड़ों को क्यों सिखाते हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस यदि वहां पर मौजूद होते हैं तो सूरज की रोशनी के अंदर मर जाते हैं। जब भी तो कहते हैं कि घर के अंदर सूरज की रोशनी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हॉस्पिटल के हर विंडो क्यों देते हैं? सन एक्सपोजर क्यों देते हैं? क्योंकि ये सन हमें विटामिन D3 देता है, और D3 देने के बाद में ये सनलाइट हमारे जो पैथोजेंस
जो कीटाणु जो मौजूद है, जैसे किसी कीटाणु को 11 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए, अब सूर्य देवता डायरेक्ट उसके ऊपर 20 डिग्री का टेम्परेचर फेंकेंगे तो वो कीटाणु मर जाएगा ना यार, मर जाएगा ना। मॉइस्चर, हमने बेडसोर के अंदर पढ़ा कि मॉइस्चर क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। अब उस मॉइस्चर के अंदर यदि हम सन एक्सपोजर देंगे तो डिजीज का वो बैक्टीरिया वो वायरस मर जाएगा। तो बेटा ये हुआ। उसके बाद आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, अब इसके अंदर तो मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिक और हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन जो होता है बेटा, हॉट एयर ओवन आर इलेक्ट्रिकली डिवाइस यूज्ड इन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन रिक्वायर्स टेंपरेचर ऑफ 160 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है बेटा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर चाहिए 1 आवर के लिए। हॉट एयर ओवन एक ऐसा ओवन, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट रख देंगे और जब आप उसके स्विच को ऑन कर देंगे तो वो 160 डिग्री के सेंटीग्रेड टेंपरेचर तक गर्म हवा फेंकेगा। तो वो गर्म हवा फेंकने से क्या होगा, वो चीजें जो बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाएंगे। तो ये प्रोसीजर समझ में आया बेटा। वी कैन स्टरलाइज, और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम स्टरलाइज, ग्लास सिरिंज को, टेस्ट ट्यूब्स को, कार्बन स्टील मटेरियल को, टाप को, ऑयल को। The even use a dry heat to sterilize articles. This is most widely used method of sterilization by the dry heat. इसका एडवांटेज, ये सेफेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन का, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स किल्ड हो जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज है ये हाई कॉस्ट का आता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक वाला, हाँ ये जो आता है। दूसरा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मींस जो जला के करते हैं, स्मेलिंग विद द मेथाइलेटेड स्पिरिट एंड देन फ्लेमिंग। अरे लैंप आते हैं, स्पिरिट लैंप, हाँ सर, स्पिरिट डाल दिया, लैंप के ऊपर जला दी, उसको गर्म करके लगा देते हैं। ये क्या करता है बेटा, लो कॉस्ट होता है, इजीली मेथड है। और पर इसका प्रॉब्लम क्या है, ये ओनली सरफेस पे कोई बैक्टीरिया मौजूद हो तो उसी को किल कर सकता है ना बेटा। उसके बाद मोस्ट हीट के अंदर बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या आता है बेटा, द वन ऑफ द कंटेंट मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दिस बैक्टीरिया आर किल्ड 10 to 30 minutes. Most of the vegetative form fungi and virus are killed 52 degree centigrade in the shorter time. बेटा इसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर पढ़ रहे हो, ये बॉइलिंग के अंदर नहीं, बॉइलिंग के अंदर, बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेविंग, ये सनलाइट हो गया बेटा। इसके बाद आता है सनलाइट रेडिएशन। मोस्ट हीट का नहीं पढ़ा है, इसमें नेक्स्ट आता है ई में मोस्ट हीट। मोस्ट हीट के अंदर जो आती है बेटा, एक तो बॉइलिंग और एक ऑटोक्लेविंग। बॉइलिंग और एक ऑटोक्लेविंग, ठीक है बेटा। बॉइलिंग के अंदर क्या करते हैं बेटा, कि बॉइलिंग के अंदर नॉर्मली जो टेम्परेचर है 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए 10 to 30 मिनट्स के लिए। 10 to 30 मिनट्स के लिए मींस हम पानी को गर्म करते हुए, अरे पहले के टाइम पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे ना, आजकल तो डिस्पोजेबल इंजेक्शंस आने लग गए कि प्लास्टिक के आते हैं तो उनको यूज कर लेते थे यूज। लेकिन पहले के टाइम पे ये प्लास्टिक के थोड़ी आते थे बेटा, पहले के टाइम पे ग्लास के होते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे ग्लास के इंजेक्शन लगते थे, तो वो डॉक्टर क्या करता था, एक कंटेनर के अंदर ग्लास से सिरिंज से इंजेक्शन लगाया, उसको फिर उसी पानी के अंदर डाल देते थे और वो खदकता रहता था तो उसके अंदर जो भी कीटाणु होते थे वो मर जाते थे। अब हॉस्पिटलों के अंदर वो बंद हो गया है, ऑटोक्लेविंग की मशीन आने लग गई है। ये जो मोस्ट हीट वाला है ये लो कॉस्ट होता है, इजी रिलायबल होता है, सेव टाइम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, सम बैक्टीरिया वायरस। अब बॉइलिंग में जो बैक्टीरिया और वायरस तुम कितना भी गर्म कर लो मरेंगे नहीं, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना। कुछ बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो हीट सस्टेनेबल होते हैं, जिनको हीट से इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जो हीट के सेंसिटिव होते हैं वो मर जाते हैं, जो सस्टेन करते हैं वो तो रह ही जाएंगे। बॉइलिंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द आर्टिकल्स व्हिच आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मॉइस्चर एंड हीट, और कोई कई आर्टिकल्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉमन मेथड आता है बेटा वो आता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑटोक्लेविंग के बारे में पता होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग का जो मेथड है nowadays it is utilized in the hospitals. ऑटोक्लेविंग का जो मतलब है स्टीम अंडर प्रेशर स्टेरलाइजर। बेटा इसका नाम क्या है, स्टीम अंडर प्रेशर स्टेरलाइजर। इसका मतलब क्या है बेटा, एक ऑटोक्लेव की एक मशीन आती है, उस मशीन के बीच में एक चेंबर बना होता है। बेटा समझने की कोशिश करता, उस मशीन के बीच में चेंबर बना होता है
उस चैम्बर के बीच में जो बना होता है और एक जो बाहर वो पानी के नल से जुड़ी हुई वो ट्यूबिंग होती है जो चारों तरफ उसके पानी उस एक गोला सा बन गया। इस गोला के अंदर आपने सामान डाल दिया, मींस ये चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर सामान डाल दिया। ये चैम्बर के बाद में बाहर जालियां लगी हुई है। बाहर जो पानी की सप्लाई होती है, जब इस पानी की सप्लाई को जब आप बाहर से लॉक कर देंगे, पूरा पानी की सप्लाई को जब आप ऑन करके करंट ऑन कर देंगे तो ये पानी को गर्म करके स्टीम पैदा करता है, भाप। और वो भाप उन छेदों से उस सामान के ऊपर जाती है और उस सामान का जो टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो स्टीम उस सामान के ऊपर जाती है। और यदि वो सामान रैप्ड है, मींस यदि किसी चीज के अंदर सामान लिपटा हुआ है, किसी तौलिया कपड़े के अंदर, तो उसके लिए 30 मिनट चाहिए। और यदि विदाउट रैप्ड है वो सामान, तो उस सामान को 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट स्टीम अंडर प्रेशर चाहिए। मींस वो भाप के प्रेशर से, वो भाप उसके कण कण उसके हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएगी, जिसका प्रेशर कितना होता है बेटा? प्रेशर जो होता है इसका 15 lbs पर इंच स्क्वायर। ये इसका क्या होता है बेटा? प्रेशर 15 lbs पर इंच स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये आया समझ में आपको? इसके अंदर थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर नहीं लगा रहता है, वो थर्मोमीटर बताता रहता है कि इसका इतना टेम्परेचर हो गया। और फिर कई बार ये होता है बेटा कि हम इनके ऊपर जो सामान पैक करते हैं तो उसके ऊपर एक हाइलाइटर, एक कागज का टुकड़ा आता है, हाइलाइटर चिपका देते हैं। जब ये हाइलाइटर के साथ उसको चिपका के जब हम अंदर रखते हैं, तो जब यदि 121 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जब हम सामान बाहर निकालते हैं तो वो हाइलाइटर पर निशान आ जाते हैं, लाइन खिंची हुई आ जाती है। आपको पहले नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो वो हाइलाइटर पे वो निशान आपको दिखाई देने लग जाएंगे, मींस वो स्टेराइल हो गया है। तो ऑटोक्लेविंग की मशीन के लिए ये हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है। ये स्टीम अंडर प्रेशर होता है। इसका एडवांटेज जो है, नॉन टॉक्सिक टू पेशेंट, स्टाफ एंड एनवायरनमेंट, किसी को टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। साइकिल इजी टू कंट्रोल एंड मॉनिटर होती है। ये रैपिडली माइक्रोसाइडल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिल्स को जल्दी किल करता है। मोस्ट रिलायबल है, साइकिल टाइम जल्दी होता है। ये हमारे मेडिकल पैकिंग के अंदर, अरे भाप तो अंदर घुस घुस के बैक्टीरिया को मार देगी ना इंस्ट्रूमेंट को। इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात तो इसको एक प्रॉपर ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ चाहिए जो इसको मॉनिटर कर सके। उसके बाद में डिलीटेरियस फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यदि आपने प्लास्टिक की ट्यूब अंदर डाल दी तो वो तो इतने हीट में तो पिघल जाएगा अंदर, तो ये नहीं करना है। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को रिपीटेड, जैसे जैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आईज के और ईएनटी के, उनको तुम बार बार करोगे तो बार बार इतनी हीट से वो मुड़ जाएंगे या फिर उनकी जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगी, तो खत्म होते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर रस्ट पड़ सकती है, रस्ट मींस जंग लग सकता है, पोटेंशियल फॉर बर्न्स, और कई बार यदि आप उनको ऐसे ही निकाल लोगे तो बर्न हो सकते हैं आप। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद दूसरा सनलाइट, आपको पता ही है। रेडिएशंस दो तरीके की होती है बेटा, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस कितनी तरीके की होती है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग मींस जो इंफ्रारेड होती है, ये मोस्टली हमारे सिरिंज कैथेटर को स्टेराइल करने के लिए काम में आती है। आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, ये हमारी सिरिंज, स्वैब्स और कैथेटर्स को स्टेराइल करने के लिए काम में आती है। इनके भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ये यूजफुल मेथड है हमारे। इंस्ट्रूमेंट्स जो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो आप स्टीम से, बॉइलिंग से नहीं कर सकते, तो इसमें आप उनको क्लीन कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? जो रेडिएशन मेथड है वो एक्सपेंसिव होता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो अल्ट्रावायलेट रेज का है वो क्या करता है? कंजक्टाइवल डैमेज कर देता है। आपकी जो कंजक्टाइवा है जो आईज के अंदर पाई जाती है उसको डैमेज कर सकता है। और लाइट स्ट्रेट लाइंस एंड डज नॉट पेनिट्रेट, और कई बार ये होता है कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा कवरिंग और ज्यादा लेयर लगी हुई है तो ये उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद ड्राइंग, आपको पता ही है, ड्राइंग में आप ड्राई छोड़ दीजिए, वो ड्राई छोड़ने से वो जो उसके बैक्टीरिया वायरस जो किल होने वो हो सकते हैं। फिजिकल मेथड्स के अंदर हीट आ गया बेटा, हॉट एयर ओवन हो गए, इसके बाद में ये आपका सनलाइट हो गया, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गए। फिर आता केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के अंदर आता है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड मींस फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है बेटा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का जो नॉर्मल 37% फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, 37% फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। इसका कहने का मतलब है बेटा कि यदि तुम पानी के अंदर 100 ग्राम पानी लेते हो तो 37 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड उसके अंदर डाल दो, तो इससे जब आप कोई भी पोछा लगाएंगे या कहीं क्लीनिंग करेंगे तो ये क्लीन कर देता है। ठीक है बेटा, 37 फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड 70%, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस 8% फॉर्मेल्डिहाइड ये यूज करते हैं बेटा। ये 5 to 10% सॉल्यूशन इन वाटर किल्स मेनी बैक्टीरिया। अब सुना बेटा, ये भी 37। अब इसका जो नॉर्मली 5 से 10% जो सॉल्यूशन बनाते मींस यदि 5 से 10% मींस 1 लीटर वाटर के अंदर मींस कितना 100 ml फॉर्मेलिन आप डालोगे। तो ये चीज समझ में बेटा, ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस को क्लीन कर देता है। दूसरा आता है बेटा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मींस एक ऐसी मशीन होती है फ्यूमिगेशन जो फ्यूम्स छोड़ती है, जिसके अंदर फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ 100 क्यूबिक फीट ऑफ एयर स्पेस इन ए रूम। अब ये रब कर दो बेटा। इसके बाद देखो मेरी बात, 100 क्यूबिक फीट का एक रूम है, उस रूम के अंदर क्या करते हैं बेटा, 50 ml of 40% फॉर्मेलिन इज रिक्वायर्ड। 50 ml हम फॉर्मेलिन को गिव्स वेपर ऑफ 2 mg गैस पर लीटर ऑफ एयर। ये फॉर्मेलिन को लेके उसके चेंबर में डाल देते हैं मशीन के, और फिर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा, उस फॉर्मेलिन को स्प्रेड कर देगा पूरे कमरे के हर दीवार पे, हर जगह पे। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे वो सारे मर जाएंगे। इसका फायदा क्या है, आपको जो डिटेल में पढ़ना है तो बेटा आप मेरे से नोट्स ले लेना, शेयर कर देंगे। बाकी के जो लोग हमारे YouTube पे जो वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी यदि कोई नोट्स लेने के लिए कोई इंटरेस्टेड हो तो हमें बताएं, हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे किसी ग्रुप से या कैसे भी करके हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग कम से कम देखो इन चीजों को, क्योंकि यार फालतू की चीजें देखने की बजाय यदि आप किसी कंटेंट को देखोगे तो आपको फायदा ही होगा। अब इस पूरी वीडियोस को देखने में आपने यदि 1 घंटा लगाया और आपने कोई 2 चीज सीख ली तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका हो गया। ऑटोक्लेविंग की मशीन में कितना प्रेशर होता है, कहां होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में। आप जब जीएनएम बीएससी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ये जब कंपटीशन की एग्जाम देने जाओगे तो आपकी नींव मजबूत होगी तो आप आंसर दे सकते हैं ना। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज, स्मेल बहुत खतरनाक होती है, आईज स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकती है। नेक्स्ट आता है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड का जो वेपर्स है, वेपर्स मींस जो भाप है इसकी, ये भाप हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रख देते हैं। इसको टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। 30 to 50% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एक्सपोजर टाइम डिफरेंट होता है, इससे कि वो एनवायरनमेंट, वो एरिया क्लीन किया जाता है। ये मोस्टली एथिलीन ऑक्साइड सिरिंज, एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, लेप्रोस्कोप, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करने के काम में लिया जाता है। जो नेक्स्ट है जो हमारा आता है बेटा हाइड्रोक्लोराइड्स, हाइपोक्लोराइड्स। हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड फॉर्म में, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हाइपोक्लोराइड को पानी के साथ मिला के यदि कहीं ब्लड फैल गया तो वहां डाल दिया जाता है, जिससे कि वो क्लीन होता है। या हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से यदि तुम किसी सरफेस को क्लीन करते हो तो वो सरफेस फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हो जाती है। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। इनको यूज करना एक इजी पड़ता है। दूसरा होता है अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल स्प्रिट हमारे बैक्टीरिया वायरस को रब करने के काम आती है। ये डिसइंफेक्टेंट है जो नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट फिनॉल जो यूज होती है वो 3% इन सॉल्यूशन में 3% फिनॉल वाला कंटेंट यूज किया जाता है, जो कि एक बैक्टीरियाज और पैथोजेंस को किल करता है। ग्लूटेरिल्डिहाइड सॉल्यूशन, जो नॉर्मली जो ग्लूटेरिल्डिहाइड सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है वो 2% एक्टिवेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। 2% एक्टिवेटेड फॉर्म मींस यदि आप कहीं जाओगे ग्लूटेरिल्डिहाइड लेने के लिए तो आप बोलोगे 2% ग्लूटेरिल्डिहाइड दे दो भैया। इस 2% ग्लूटेरिल्डिहाइड से क्या होगा बेटा कि जो आपके बैक्टीरियासाइडल वायरोसाइडल ये सॉल्यूशन रहेगा और इसको यूज कर सकते हो।
टू एक्टिवेट 5 लीटर 100 ml ऑफ द एक्टिवेटर शुड बी एडेड। ये क्या करते हैं बेटा कि जैसे 2% एक्टिवेटेड फॉर्म मींस ग्लूटाराल्डिहाइड का मतलब क्या है बेटा, जो आपका साइड एक्स, ये क्या करोगे आपके यदि 10 लीटर आ रहा है, यदि 10 लीटर आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो आप 20 ml बस वो कंटेंट डालोगे उसके अंदर, और उस 20 ml से वो पानी, वो जो केमिकल जो आया उसके संग वो एक्टिवेट हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। और इनकी ड्यूरेशन रहती है 8 से 10 दिन, 10 से 15 दिन, उसके बाद वो काम नहीं करता, उसके बाद दूसरा यूज करना होता है। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हमारे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन करने के। अब आपको जो बनाना है बेटा, सबसे पहले आप इन सारे मेथड्स की एक टेबल बना लो। टेबल मींस ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है, और ये टेबल जब आप बना लोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगी। ठीक है बेटे। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।